बहुत हद तक हालात सुधरने को आई हैं। हम खुश हैं, मोदी जी की हुकूमत से खुश हैं हम। हमारा जो छीना गया है हमें वो वापस चाहिए। 10-10 दिन हड़ताल रहता था, ये अब तो हड़ताल भी नहीं रहता है। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आज हम श्रीनगर के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जब इसका नाम आपने सुना होगा इस इलाके का, तब आपने ये सुना होगा कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर आप आसानी से आ नहीं सकते थे। हम आज मौजूद हैं श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में। डाउनटाउन का वो इलाका जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर यहीं से कुछ दूरी पर वो जगहें हैं, यहीं वो गलियाँ हैं जहाँ पर CRPF और पुलिस के जवान भी जाने में कतराते थे। पत्थरबाजी की घटनाएं यहाँ पर होती थी। अब वो घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन ये घटनाएं नहीं हो रही हैं तो क्या वजह है उसके पीछे, इसके बारे में भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं के बारे में हम हर दिन बात करते हैं, लेकिन डाउनटाउन के लोगों के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। जैसे जैसे मैं बात करती रहूँगी, मेहमानों से आपको मिलवाती रहूँगी। लेकिन ये बहुत ख़ास है कि हम आज यहाँ TV9 भारतवर्ष आज यहाँ डाउनटाउन में पहुँचा है और यहाँ पर हम इस शो को कर रहे हैं। हमारे साथ मंजूर भट्ट साहब मौजूद हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। मंजूर भट्ट साहब, ये वो जगह है ईदगाह जहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जो चौराहा है, यहाँ पर क्या कुछ साल पहले तक आप भी ऐसे आ सकते थे जैसे आज आ रहे हैं? हम नहीं आ सकते थे या आपको बहुत सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आना पड़ता था? आज हालात बदले हुए दिखाई देते हैं। ज़रूर हालात बदले हैं, हाथ से पत्थर ले लिए गए हैं युवाओं के, लेकिन हाथ में फिर उनके आया क्या है, ये सवाल भी है। देखिए, बिल्कुल सुमेरा जी, हम जहां आज खड़े हैं ये हार्ट ऑफ द सिटी जिसको कहा जाता है, डाउनटाउन शहर खास ईदगाह में। यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ईदगाह है। यहाँ पर ईद की नमाज होती थी और नमाज के बाद ही यहाँ पर पथराव शुरू होता था और काफ़ी संख्या में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के कश्मीरी युवा ज़ख्मी होते थे। तो कहीं ना कहीं जो आज आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम है, डिबेट है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ लोग आए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की, जिसने इन 8 सालों में काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर को, खास करके कश्मीर को बदल दिया है। तो मैं समझता हूँ इस माहौल में आप यहाँ डिबेट कर रही है, इससे ज़्यादा पूरे मुल्क में कोई मैसेज नहीं जा सकती है। ठीक है, ये बड़ा मैसेज है। आगा फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। साहब कह रहे हैं बदला है, शांति आई है और इस इलाके में यहाँ हम डाउनटाउन में खड़े होकर ईदगाह के जो मैदान है, पार्क है, यहाँ से हम डिबेट कर पा रहे हैं। यही है बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक। क्या यही है बदलाव का प्रतीक? क्या कुछ बदला है? देखिए मैडम, जो वक्त होता है ना, वक्त हर एक के लिए एक सीख होती है। वक्त के साथ साथ जो सोच होता है इंसान का और जागृति जो आती है, उसकी वजह से कुछ तब्दीलियां आई। बाकी जो खामोशी यहाँ आप दिख रहे हैं, जिसको आप अमन बोलते हो, जिसको आप बाकी चीज़ों का नाम देते हो, वो रियल सेंस में नहीं है अभी भी। और आप देखिए, अभी भी लोग सहमे हैं, लोगों को डर है, लोग खुल के बात नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इवन मीडिया, आपकी फ्रेटर्निटी जो है, आप भी खुल के वो पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं। सर देखिए, आपने 2 बातें कही कि हालात बदले हैं, यानी यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, कुछ बदलाव आया है। तो ये तो आप स्वीकार करते हैं कि ये हुआ है। यहाँ पर लोग आसानी से लोग सड़कों पर घूम रहे हैं या यहाँ पर कोई भी आराम से आ रहा है। हम यहाँ पर आए हैं, हम कैमरा लगाकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं। ये संभव नहीं था कुछ सालों पहले तक, ये आज हो रहा है। तो इस बदलाव को, इसका क्रेडिट तो देंगे आप, या ये स्वीकार करते हैं? उसके बाद अगली बात पर भी आएंगे जो आप कह रहे हैं कि वो खामोशी क्यों है। मैं क्रेडिट किसी को नहीं देता हूँ, मैं क्रेडिट यहाँ के लोगों को देता हूँ। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ खान साहब मौजूद हैं जो यहीं से डाउनटाउन से ही निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि खामोशी तो है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है ये खामोशी? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा अमन है, बहुत हद तक हालात सुधरने को आई हैं, मगर क्रेडिट गोज टू आवर JK पुलिस। वो यहाँ के ही रहने वाले हैं, यहाँ ही लड़ रहे थे और हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स भी, उनकी वसादत से ही सब कुछ मुमकिन हुआ। इलेक्शन भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होते हैं, जब जो है कि यही कंट्रोल करते हैं। ये तो पहले भी थे, तो अब क्या बदला? पहले भी थे, मगर मैं कहता हूँ, मैंने कहा क्रेडिट गोज टू आवर हीरोज। मैं कहता हूँ, और बदलाव है कि आज
इतना है कि इलेक्शन में हर एक पार्टिसिपेशन हो रही है, हर एक कर रहा है। पहले इन्होंने जो राज किया था, अब समझ लीजिए यहाँ का कैंडिडेट है, एनसी का कैंडिडेट, यहाँ के लोगों ने कहा उसको रिप्लेस कीजिए, वो 85 ईयर्स का है, मगर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, वो पुराना वक्त था, अलग करे वांगन करे बाप करे लो। नाउ टाइम हैज़ गॉन, अब तो लोग बदलाव चाहते हैं और यंगर जनरेशन शुड बी प्रमोटेड। परवेज जमाल साहब, आप भी यहीं से उम्मीदवार हैं, डाउनटाउन के इलाके से। कह रहे हैं इम्तियाज साहब कि ये बदलाव तो है और इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। आप भी देंगे क्रेडिट, आप भी देंगे कि ये जो हम देख रहे हैं नॉर्मल सी, ये वाकई एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, अगर वी कीप ऑन, मतलब अगर हम कारपेट के नीचे जो कहते हैं कूड़ा धकेलते रहें, दैट डजंट मीन कि थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन आप मुझे बताइए कि इंजीनियर रशीद को जो समर्थन मिल रहा है, या इंजीनियर रशीद को जो समर्थन मिला, क्या जो वोट मिला जहां से उन्होंने जीत दर्ज की उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, क्या वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, यानी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ वोट था, वो उनको मिला है, या ये वोट एक और बदलाव भी चाहता है? क्योंकि इंजीनियर रशीद कह रहे हैं मैं बदलाव का चेहरा हूँ, तो ये सिर्फ वो बदलाव है कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बदलाव चाहते हैं या बड़ा बदलाव भी चाहते हैं? तो बड़ा बदलाव क्या चाहते हैं? देखिए, ये दिस इज नथिंग टू डू विद उमर अब्दुल्ला। दिस वाज जो वोट था, दिस वाज वोट अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड वोट अगेंस्ट चेंज। बदलाव चाहते हैं लोग, और बदलाव चाहते हैं, जिस तरह की राजनीति होती रही है उससे, इस वजह से इंजीनियर रशीद को समर्थन है। देखिए, ये कहानियाँ अब आप सबसे सुनेंगी। असल जो बेसिक मुद्दा है वो 70 साल है। 70 साल कांग्रेस ने, तो ये भी कह रहे हैं कि आपने करप्शन पे कुछ नहीं किया है। 70 साल से जो यहाँ पर मुसीबतें जम्मू कश्मीर के, खास करके कश्मीर के युवाओं ने झेली है, वो आज तक किसी दौर में नहीं हुआ है। 8 सालों में जो बदलाव हुआ है, ये चीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो आज पैलेट्स बंद हो गए, जो स्ट्राइक कॉल्स बंद हो गई, करप्शन की बात कर रहे हैं ना, अब सेक्रेटेरिएट में देखिए और आम लोग आपके पास बैठे, इनसे पूछिए आप करप्शन किस हद तक बंद हुआ है। आज अफसर को डर है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो सिविल सेक्रेटरी, मतलब कानून का डर है, कानून का डर है, बिल्कुल ये चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन ये जो मेन मुद्दे हैं, 70 साल बड़े हैं कि 10 साल बड़े हैं, इनको कहिए 70 साल का आप हिसाब सुनाइए। जब आपने पीएसए यहाँ पर लगाया, पीएसए तो यही लोग, एनसी लोग ही लाने वाले यहाँ पर, जेलों में भरने वाले। यही दोनों बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ युवा भी हैं और डाउनटाउन के लोग भी हैं। तो देखिए ये क्या कहते हैं, 70 साल का भी पूछ लेते हैं और 10 साल का भी पूछ लेते हैं। बताइए आप, ये कहा जा रहा है कि 70 साल का हिसाब दीजिए, 10 साल में तुमने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो गया मैम। 70 साल पहले यहाँ पे काफ़ी एसटीएफ था, यहाँ पे वो स्ट्राइक होते थे, काफ़ी युवा यहाँ पे मरते थे। अभी जहाँ पे आप बाइट ये डिबेट कर रहे हो, ये तो मुश्किल था आप यहाँ पे आते, यहाँ पे हमें पहले लाने, मतलब पब्लिक यहाँ पे आते, वो काफ़ी चेंज हो गए, यूथ भी इसके साथ है। बाकी लोगों से भी पूछते हैं, आपको कुछ कहना है इस पर? क्या बदला है? कुछ बदला है? तो बदला है मैडम जी, इतना बदला है। इन 10 सालों में यहाँ टूरिस्ट नहीं आते थे, आज देखो होटल वाले खुश है, घोड़े वाले जो गरीब है वो खुश है। इससे बदलाव क्या चाहते हैं? 5 साल पहले यहाँ आके ऐसे चर्चा कर सकते थे, शो कर सकते थे चुनाव के दौरान? नहीं कर सकते थे। ये बदलाव यहाँ तो किया है, क्योंकि यहाँ तो बदलाव हो गया है, वरना। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी कहना है कि खामोशी है। खामोशी किस वजह से है? डर है क्या कोई? नहीं, डर नहीं है। आपको कुछ कहना है इसमें? नहीं, ठीक है, सब कुछ मोदी जी ने अच्छा काम किया है। इधर मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, आज लोग बेगुनाह नहीं मरते हैं, सब अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरह। हम खुश हैं, मोदी जी की हुकूमत से खुश हैं हम। जो बदलाव आया वो क्या बदलाव आया? कुछ बदला है? बदलाव आया, आज न पथराव हो रहा है, न कोई बेगुनाह मरता है, आज सब अपनी काम करते, खुशी से करते हैं अपना काम, यही बदलाव है। ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास? जी है। यही ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि कौन सबसे बेहतर है, जो आपकी उम्मीदें उस पर खरा उतरे, जिसको आप चुनेंगे? इस वक्त बेहतर अब्दुल रशीद शेख रशीद इंजीनियर जिसको कहते हैं। और वो क्यों है? हाँ, मैं बताऊं वो क्यों है। एटलीस्ट उसने कश्मीरियों की बेहतर नुमाइंदगी की, हर क्वार्टर पे उसने बेहतर नुमाइंदगी की। लेकिन उनके लिए तो कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर रशीद तो बीजेपी से मिले हुए हैं। ये इल्जाम लग रहा है ना। अगर इंजीनियर रशीद साहब, जो आज लोग कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, इंजीनियर रशीद साहब ने जी नरेंद्र मोदी से बात की, इंजीनियर रशीद साहब ने अमित शाह जी से बात की। अरे नरेंद्र मोदी जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन इनकार कर सकता है इस बात को? अमित शाह जी हमारे ये होम मिनिस्टर हैं, बात तो करनी है हमने। हम हिंदुस्तान के हैं,
हमारा देश हिंदुस्तान है, हम डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं यहाँ। आप कह रहे थे बहुत कुछ बदल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ नहीं बदला है। वो कह रहे हैं ये तो खामोशी जो है, ये डर की खामोशी है। नहीं मैडम, इनका तो नजरिया ऐसा है। हम तो गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी वही कह सकता है जो बदला है यहाँ। हमारे सामने टूरिस्ट ही इतना नहीं आते थे जब एनसी और कांग्रेस थे। यहाँ तो गरीब लोग और रेड़े वाले, इनको तो बेचारे को पता नहीं रेड़े वाले किसको कहते हैं, जो रेड़ा धक्का मारते हैं उसको रेड़े वाले। जब ये सोने की थाली में खाना खाते हैं, इनको क्या पता है गरीब का। यहाँ तो 10-10 दिन हड़ताल रहता था, ये अब तो हड़ताल भी नहीं रहता है। सब कुछ जो हमको रात को हम चले गए, रात को भी चल सकते हैं, किसी जगह भी हम पहुँच सकते हैं। मगर अब ये करेंगे रोज़ रोज़ वही बताएंगे जो उन्होंने किया है 70 सालों में। अब ये दूसरी, अब अगर ऐसे डिबेट करेंगे, ये शायद चाहते हैं यहाँ फिर हालात ख़राब होना चाहिए। मगर यहाँ के लोग अब समझदार हो गए, पढ़े लिखे, वो अनपढ़ ज़माना ख़त्म हो गया जो इनको पता था। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी का जो दर्द तकलीफ था वो नहीं कोई समझ रहा था, और आप अब हड़ताल नहीं होती तो आप अपना रोजगार कमा सकते हैं, रात में कहीं जा सकते हैं, आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपको सुरक्षित महसूस होता है, सेफ फील करते हैं आप। ये बताइए कि यहीं से कुछ दूर पे तो वो जगह है, यही वो इलाका है डाउनटाउन का जहां पर पत्थर देखे हैं हमने युवाओं के हाथ में। वो पत्थर लेकर जो युवा खड़े हुए थे उस दिन, उन्हें क्या कहेंगे आप आज? आज तो वो भी है खुश। यहाँ तो जो पिछली सरकार थे, पता नहीं वो ड्रग्स कहाँ से लाते थे, उन लोगों को पिलाते थे। जो इन्होंने दुकानदारों पे वो रखे थे मेडिसिन, वो मेडिसिन देते थे उन बच्चों को, 10-20 बच्चों को, वही कर रहे हैं कि वो बच्चे तमाम जिनके हाथ में पत्थर था आज वो खुश हैं, वो बच्चे भी खुश हैं। आज तो खुश है, वो भी है, और उनके माँ बाप भी खुश हैं, वो भी खुश है। मोहम्मद फ़हीम रेशी साहब, आप भी उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यहीं से डाउनटाउन से। यहाँ से दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक ये कहती है कि देखिए हड़ताल नहीं अब होती है, पत्थर नहीं है युवाओं के हाथ में। दूसरी आवाज़ ये है कि खामोशी तो है, बदला तो है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। आपको क्या लगता है, क्या है बड़ा मुद्दा आज के दिन जब चुनाव हो रहा है, लोगों के मन में क्या है भावना? देखिए, पहले हम उस ईदगाह में खड़े हैं जहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। हमारे पीछे शहीद मकबर है जिसमें हमारे 22 है, वो पुलिस के हो या सिविल हो या और कोई एक्टिविटी के, वो भी हमारे भाई है। कौन देगा उनको जवाब? आज कहते हो आप स्टोन पेल्टर्स के हाथ में स्टोन नहीं है, वो स्टोन देने वाले कौन है वो आपको भी पता है। फिर इसके लिए तो वही जिम्मेदार है ना जिन्होंने ये इस तरह से इस्तेमाल किया युवाओं का। वही जिम्मेवार हैं ना जिन्होंने ये शहीद मकबरा बना अपने घर बनाने के लिए, जिन्होंने यहाँ के खून पे सियासत की, वो हम उन्हीं की बात करते हैं। तब ना यहाँ पे बीजेपी थी ना और कोई पार्टी तो थी। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप बताइए ना, कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? नाम लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इन्होंने ही 370 पहले खोखला किया ना। 370 अगर 370 होता ना, बीजेपी हो के अगर उस बीजेपी से बड़ी पार्टी भी कोई होती, कोई नहीं टाल सकता था, कोई हटा ही नहीं सकता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिम्मेदार है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, फिर कुछ कसर बची थी पीडीपी ने भी की, फिर जो कसर बची हटाने की थी वो बीजेपी ने खत्म कर दी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ पीडीपी से भी मौजूद है शेख सबा। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिम्मेदार है जो हालात बने उसके लिए, और जो बची खुची कसर थी वो पीडीपी ने पूरी कर दी जब पीडीपी बीजेपी के साथ चली गई, और बाकी फिर बीजेपी ने सब कुछ कर दिया। तो आपको या जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनको लोग जिम्मेदार मानते हैं जो हालात बने उनके लिए, कि उनका इस्तेमाल किया गया है कश्मीर में? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो अलायंस था बीजेपी के साथ, वो एक एजेंडा पे था, और एजेंडा सबके सामने, जिसमें पहला एजेंडा बहुत क्लियरली है कि 370 को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो पीडीपी जिम्मेदार कैसे? अगर पीडीपी का एजेंडा होता, वो आप जिम्मेदार इसके लिए लोग कहते हैं कि जो कश्मीर में युवाओं की हालत है, जो कश्मीर में लोगों के हाथ में पत्थर आए, या ये डाउनटाउन का इलाका, इसका इस्तेमाल किया गया पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। मेरी बात सुनिए, हम इक्तिदार में 5.5 साल रहे हैं। 5.5 साल में जो पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। हम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में पहुंच रहे हैं, हम पहुंचे हैं जो बहुत सेंसिटिव इलाके कहे जाते हैं, डाउनटाउन का इलाका भी उन्हीं इलाकों में गिना जाता है। लेकिन हमें एक पक्ष ये भी सुनने को मिलता है जो ये कहता है कि हमें 370-35 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या उससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लोगों की भी समस्या है, बिजली, पानी, वो दूर हो। आपको भी लगता है कि ऐसा है? अभी भी लोगों के लिए जो
रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं। यहाँ डाउनटाउन में पानी की समस्या है, पानी की समस्या हल हो, बिजली की समस्या हल हो, नौकरी की समस्या हल हो, या जो नैरेटिव राजनीतिक पार्टियां आपको देती हैं कि उनके मैनिफेस्टो को भी देख लो, उनके वादों को देख लो, तो उन वादों में सबसे पहले 370, 35 ए, स्टेटहुड, लोगों के लिए कौन से ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, यहाँ अपनी बात रखने का। सबसे पहली बात जो है, मैनिफेस्टोज आज तक बहुत आए यहाँ पे, फिर देखना है कि उस मैनिफेस्टो पे खरा कौन उतरा। सबसे पहली बात यह है कि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने साल यहाँ पे हुकूमत की, पीडीपी ने हुकूमत की, कांग्रेस ने हुकूमत की, मैनिफेस्टोज आते गए, वो चलते गए, उनका टेन्योर जो है निकलता गया। अभी जो सबसे बड़ी नीड है अभी जो कश्मीरी पीपल की, यहाँ पे सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की है, और दूसरी सबसे बड़ी जो है वो ड्रग एडिक्शन जो है उसको ख़त्म करने की है। और इस पर कौन आपको लगता है खरा उतर सकता है? इस पे हमारे लीडर्स है, ये तो पहले लोगों को खुद से सोचना है कि हमें किन लीडर्स को सामने लाना है, किन को मौका देना है। उन लीडर्स को फिर से मौका नहीं देना है हमें कि जिन्होंने क्या, मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव तो चाहिए हमें, बदलाव के लिए ही तो हर कोई, वो कौन नहीं चाहेगा, जो एक डेवलप्ड कंट्री भी होगी वो भी बदलाव चाहती है ना, कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनसे अलग कुछ चाहिए, उनसे अलग डिफरेंट चाहिए। क्या है बड़ा मुद्दा? एक मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ पर है, वो है बिजली का। जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बिजली के ना वो बेचे गए, यहाँ पर जितनी भी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने सारे हमारे प्रोजेक्ट्स बेच दिए बाहर, तो वो सबसे अहम मुद्दा कश्मीर के अंदर है। बिजली का आपके मुताबिक? जी मेरे हिसाब से तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होनी चाहिए, कि बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगी, जैसे 370, 35 ए बड़ा मुद्दा है, स्टेटहुड बड़ा मुद्दा है, वो तो वापस आना चाहिए, डेफिनेटली वो कश्मीरी का हक है। बड़ा मुद्दा कौन सा है? बड़ा मुद्दा 370 का भी है, बिजली का भी है और अनएम्प्लॉयमेंट का भी है। तीनों मुद्दे हमें चाहिए वापस, जो कश्मीरी का पैदाइशी हक है किसी भी हालत में वापस चाहिए। आपके सहयोगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रहे हैं कि हम रास्ते निकालेंगे, 370, 35 ए बड़ा मुद्दा है, स्टेटहुड बड़ा मुद्दा है। आप तो सहयोगी हैं, कैसे होगा? 370 वापस आ जाएगा, इस पर समर्थन है? इस पर तो खुलकर नहीं बोलती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये जो आपसे क्षमा चाहता हूँ, मीडिया वाले जो हैं इनके दो ही नैरेटिव्स बने हैं यहाँ, क्योंकि हम तो रोज़ हर एक के साथ, एक बदलाव का नारा, दूसरा 370 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। क्या मोदी ने 2014 में 370 को हटाया? नहीं, क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम थी, उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो ये किसी भी वक्त, यही तो कह रहे हैं ना कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में आ जाएगी, जब आपके पास इख्तिदार आ जाएगा, तो आप ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हम ये कोशिश करते रहेंगे, जब हमारे समर्थन की सरकार होगी केंद्र में तो हम बदलाव करेंगे। अगर आप आएंगे केंद्र में तो क्या आप ये करेंगे? मुझे मैडम बोलिए, हमें तो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, वी आर इन यूटी, आवर फार्मर्स हैव लास्ट होप। परसाल टन्नू में हमारा मेवा जो है वो रुकाया गया यहाँ, दे हैव लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। आवर बिजनेसमैन आर आइडल हियर, उनकी बिजनेस नहीं होती है। हमारी नारियाँ जो है, हमारी औरतें जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो पहले सुनिए मैडम, पहले बात है कि यूटी के इस जाल से हमें कौन निकालेगा? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनी अदर पार्टी, इवन बीजेपी ऑल्सो लाइक, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि पहले हमें स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड के बाद जो बाकी चीजें हैं वो तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे। 370, 35 से बड़ा मुद्दा है, लोग चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन क्या 370, 35 को खत्म किया अब वापस आ सकता है? वो क्या है, कोई रास्ता, कोई है रोड मैप? देखिए, हमारी कोशिश होगी कि आर्टिकल 370 एंड 35A शुड बी गॉट बैक। कैसे करेंगे? देखिए, उसमें वक्त लगेगा, लेट्स नॉट फूल पीपल। इसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, स्टेट असेंबली। मंजूर कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ना, तो ये क्यों आप लोगों को कह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है ना कि लोगों को क्यों लग जाएंगे? 100 साल इंतजार करेंगे। वी हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट वी विल नॉट गो विद बीजेपी एट एनी कॉस्ट। और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है, देखिए, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें, दीज और एजुकेशन, जैसे मैडम ने कहा कि हेल्थ सर्विसेज, ऑल दीज थिंग्स कम विद गवर्नेंस। ये आपके, जब आपका एक प्लान बनता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इनका सवाल सुन। आज इंजीनियर रशीद उनको मैंडेट दे रहा है जो उसको पैसे दे रहे हैं, जिन्होंने आज तक बैंक डिफॉल्टर यहाँ पे 20-20 साल से है। आज इंजीनियर रशीद क्यों बरकाती की बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? क्या वो भी हमारे कौम की बेटी है? गलती हर किसी से हुई है, गलती मेरे भाई से भी हुई है, गलती जो यहाँ पे बैठे इनके भाइयों से भी हुई है। क्या आज इंजीनियर रशीद ड्रामा कर रहा था तब उनका बेटा? बताइए जवाब। उन्होंने 2 जगह से ऑलरेडी फाइल किया हुआ था अपने पेपर्स।
तीसरी जगह से वो फाइल नहीं कर सकती थी, दिस वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। और जब वो हमारे पास गई, हमारे पास वो जगह कोई थी नहीं उनको ऑफर करने के लिए, तो हाउ कुड वी। नहीं, इसमें बड़ा सवाल जो छिपा हुआ है, जो वो कह रहे हैं, वो ये कि अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों पे नहीं कर रहे हैं। क्या ये है कि अपना फायदा, जहां से पैसा मिल रहा है उनके लिए कर रहे हैं? वो जो एक बी टीम होने का इल्जाम लगता है, वही इल्जाम है ना? ये इनकी सोच है। यू चेक आउट द अकाउंट नंबर्स ऑफ ऑल आर पीपल, आपको खुद पता चल जाएगा किसके पास कितना पैसा है। आप बताइए, वो कह रहे हैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले ये बहन आई है ना पीडीपी, जो यहाँ लोगों का भरोसा कैसे कम हो जाता है जमहूरियत पे। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, उन्होंने कहा ये लड़ाई एनसी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी को दूर रखने के लिए है। बीजेपी का मैनिफेस्टो था 70 साल उसे 370 हटाना। उनके मैनिफेस्टो में था, अगर इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने अलायंस क्यों की उनके साथ और लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेला इन्होंने। ठीक है, क्यों किया अलायंस? लोगों की भावनाओं के साथ खेला। मेरे हिसाब से आप इनको ज़रा एजेंडा ऑफ अलायंस दिखाएं, जो बीजेपी और पीडीपी का था। उसमें पहला एजेंडा था कि 370 को हाथ नहीं लगाया जाएगा। सरकार टूटी, क्यों टूटी? क्योंकि बीजेपी अपने वादे पे कायम नहीं रह सकती थी, इसलिए बीजेपी और पीडीपी की सरकार नहीं रही। तो वो तो क्लियर है, हर जगह पे है, हर जगह पे इनको निकल जाएगा। तो एजेंडा ऑफ अलायंस क्या था हमारा पावर में, इक्तिदार में आने का नहीं था। ठीक है, सुन लेते हैं, जब सवाल सुन लेते हैं। बताइए क्या? वोट दे दो हमें, नेशनल और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी को दूर रखने के लिए। अगर पेपर कटिंग चाहिए मैं दिखा दूंगा। उसके बावजूद आपने धोखा दिया, लोगों के भावनाओं के साथ खेला। और ऐसा कोई धोखा नहीं दिया। उसके बावजूद जब हम इक्तिदार में थे, हमने वो हर कोई काम किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो उनके फायदे के लिए था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, जो भी इंजीनियर रशीद की पार्टी को लेकर है, कि खुद महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, आपकी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि देखिए कैसे आ गए बाहर, कैसे इन्हें पैसा मिल रहा है। वो कह रहे हैं लोग लड़ा रहे हैं हमें, जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इतने लोग इतना पैसा दे रहे हैं कि ये हर सीट पे जहाँ जहाँ ये लड़ रहे हैं, वहाँ पे इनकी जेब से कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, सब लोगों से आ रहा है। कैसे कि आप ये यकीन नहीं करती इस बात पे कि जम्मू कश्मीर के लोग समर्थन कर रहे हैं और वो खुद पैसा लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा इतना पैसा तो कोई नहीं लगाएगा। इतना नहीं लगाएगा कोई। तो देखिए, वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर ऐसा नहीं होता, 6 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया होता और वो निकल के खुद अपनी जेब से पैसा उन्होंने नहीं खर्च किया होता। मिस मुफ्ती जो हैं, ये फजूल की अब एक उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया है कि जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द, ध्यान हटाने के लिए। क्या, क्यों है ये समर्थन? कश्मीरी की सेंटिमेंट को हर किसी ने खेला। मैं अपने डाउनटाउन की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पीडीपी के भी है, कांग्रेस के भी है, बीजेपी के। हम इनको सबको मैं बोलता हूँ, अपने डाउनटाउन को दिया क्या आज तक? यहाँ के हमारे मंजूर साहब है, मैं इनसे कहता हूँ मेरे भाई 10 साल आपने दिया क्या डाउनटाउन को? यहाँ पीडीपी की हमारी, अभी पूछेंगे उनसे क्या दिया, आपके मुताबिक क्या नहीं दिया? कुछ नहीं दिया हमें। यहाँ का यूथ बेरोजगार है, क्या उन्होंने दिया? हमने एज अ ट्रेडर, जब हमने कहा था एक संडे मार्केट यहाँ इस साइड में बनेगा, उसमें भी बैन लगा ली। यहाँ के तब कौन थे, उन्होंने भी बैन लगा ली। वो कह रहे हैं मैं डाउनटाउन के इलाके से हूँ। ये ज़रूर है कि ये हालात बदले हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, कानून का डर भी है लोगों के दिल में। आप पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं देख रहे हैं, डाउनटाउन में हम डिबेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो ज़िंदगी बदलने के लिए ज़रूरी है, युवाओं को बदलने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ज़रूरी, वो नहीं किया गया है। और 10 साल का मौका था आपके पास। देखिए, किसी भी राज्य में तब तक तरक्की नहीं होती है जब तक वहाँ शांति न हो। और 70 साल से यहाँ अशांत था, टेररिज्म था, हम टेररिज्म के साथ जूझ रहे थे। तो इन 10 सालों में हमने कोशिश की पहले यहाँ अमल लाने की। ये मेरे भाई जो डाउनटाउन से, मैं इनकी बहुत फिर मुझे एक बात बताइए, अगर इतना बदल दिया और शांति आ ही गई, सुनिए ना, शांति आ गई, बहुत कुछ बदल दिया आपने और शांति ही आप कह रहे हैं स्टेपिंग स्टोन है, तो फिर सारी सीटों से क्यों नहीं लड़ रहे? 45 सीटों से क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? फिर क्यों, क्या डर है? देखिए, डर, हम बीजेपी डरती नहीं है। बीजेपी सिंगल पार्टी है जो यहाँ पर विदाउट अलायंस लड़ रही है। हमारी प्रायोरिटी डेमोक्रेसी है। जब तक हम डेमोक्रेसी को ग्राउंड पे फ्लोरिश नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए कैंडिडेट इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि ये भाई मेरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे, अपने लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है सही पहुंचे। बोलिए, आप बोलिए। पहली बात मैं ये पूछूंगा यहाँ पे सबसे पहले कि आपने यहाँ इस पवित्र धरती पे, यहाँ पे ईदगाह में आज आपने यहाँ प्रोग्राम मैं कहूँगा स्टार्ट किया और उन गुनहगारों को लाया जो कि यहाँ कश्मीरी कौम के कातिल है,
कश्मीरी कौम को जिसने आज तक लूटा है। ये इंजीनियर रशीद का डंका बजाना बंद कीजिए। जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम्स है, क्या ये एआईपी का बंदा जानता है कि क्या प्रॉब्लम्स है? नहीं जानता है। ये यहाँ का बेटा जानेगा जो यहाँ का रहने वाला है। यहाँ में बड़े लीडर नहीं चाहिए। ये तो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स हमें हल कर, हमें एमएलए नहीं, हमें नेहरू नहीं चाहिए जिसने ये कहा था कि गिसते गिसते 370 खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा चाहिए। क्या आपकी समस्याएं क्या इस मैडम को पता है कि कितने शहीद इसकी महबूबा जी ने 2016 में करे? देखिए वो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो कि यहाँ के लोग चाहिए, और ये हम देख भी रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ जा रहे हैं और हमने कोशिश की है कि हम उन जगहों पर जाएं जहाँ इससे पहले कैमरा नहीं पहुँचा है, इस तरह की डिबेट नहीं हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए। और देखिए ये पीछे, ये हम ईदगाह ग्राउंड की बार बार बात कर रहे हैं, हम डाउनटाउन की बात करें तो वहाँ पीछे उस मैदान में जो युवा हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन ये तस्वीर इससे आगे और किस तरह से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, डाउनटाउन के लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें किस हद तक हल किया जा सकता है, देखना यही। क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में आएगी, सत्ता जब हाथ में आ जाएगी उसी के बाद बदलाव भी आएगा। यहाँ की जनता का बहुत शुक्रिया, डाउनटाउन की इस तमाम जनता का। आप अगर ताली बजाकर भी, मैं चाहूँगी कि आप अपना ही जो प्रोत्साहन है वो करें, क्योंकि बहुत सहयोग किया उन्होंने हमारे साथ इस शो को करने के लिए। आज के लिए TV9 भारतवर्ष के लिए किसकी होगी सत्ता में, इतना ही। शुक्रिया।